प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने 11वीं कक्षा के जीव विज्ञान विषय के दूसरे अध्याय जीव जगत का वर्गीकरण के दूसरे सत्र में फंजाई अर्थात कवक जगत की विस्तृत चर्चा की थी और विभिन्न प्रकार के कवक के समूह जिसमें एस्कोमाइसेटीज, फाइकोमाइसेटीज, बेसिडियोमाइसेटीज, ड्यूटेरियोमाइसेटीज आदि की संरचना, उनके कवक जाल की आकार की जिसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी, पोषण विधि, जनन विधि एवं मानव जीवन में इनकी उपयोगिता व इनसे होने वाली हानियों की चर्चा की थी। आज हम 11वीं कक्षा के विषय जीव विज्ञान के दूसरे अध्याय जीव जगत का वर्गीकरण के तीसरे भाग में विस्तृत चर्चा करेंगे और जिन जिन अधिगम्य बिंदुओं को सीखेंगे उनकी बात करते हैं। ये हैं प्लांटी अर्थात पादप जगत, एनिमेलिया अर्थात जंतु जगत, वायरस, वायरॉइड्स, प्रायन तथा लाइकेन। आइए अब हम पादप जगत के कुछ मुख्य गुण धर्मों की चर्चा करते हैं, इनका अध्ययन करते हैं। वैसे इस जगत के बारे में विस्तार से आपको तीसरे अध्याय में पढ़ाया जाएगा। पादप जगत में वे सभी जीव आ जाते हैं जो यूकैरियोटिक हैं और जिनमें क्लोरोफिल होते हैं, हरित लवक होते हैं। ऐसे जीवों को पादप कहते हैं। इनमें से कुछ पादप जैसे कीटभक्षी पौधे तथा परजीवी आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। ब्लैडरवर्ट तथा वीनस फ्लाई ट्रैप कीटभक्षी पौधे हैं और अमरबेल जिसको कुस्कुटा भी कहते हैं, ये परजीवी पौधे का उदाहरण है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जिसको अंग्रेजी में हम सेल वॉल कहते हैं। ये सेलुलोज की बनी होती है। प्लांटी जगत में शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल होता है। ये सरल, थैलासाब, स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय जीव हैं अर्थात इनके जीवन के लिए जल अनिवार्य है। ब्रायोफाइट ऐसे पौधे हैं जो मिट्टी में उगते हैं लेकिन उनका लैंगिक जनन पानी पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रायोफाइट हमेशा ऐसे स्थान पर मिलेंगे जहाँ पर मिट्टी और पानी दोनों हों। शैवाल की अपेक्षा उनकी पादप काय अधिक विभेदित होती है अर्थात जैसे शैवाल थैलस की तरह होता है और ब्रायोफाइटा में एकदम से जड़, तना तथा पत्तियां तो नहीं होती लेकिन ये विकास के क्रम में होती हैं। ये इसलिए विभेद हो जाता है शैवाल और ब्रायोफाइट में। टेरिडोफाइट में मुख्य पौधा बीजाणु उद्भिद होता है। इसमें वास्तविक मूल, तना तथा पत्तियां होती हैं। इसमें सुविकसित संवहन उदक होते हैं। जिम्नोस्पर्म वे पौधे होते हैं जिनमें बीजांड किसी अंडाशय भित्ति से ढका नहीं होता। निषेचन के बाद बीज अनावृत रहते हैं और इसीलिए इन्हें अनावृत बीजी पौधे कहते हैं। एंजियोस्पर्म में नर लैंगिक अंग पुंकेसर कहलाता है और मादा लैंगिक अंग को हम स्त्रीकेसर कहते हैं। ये दोनों स्त्रीकेसर और पुंकेसर पुष्प में उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक पुंकेसर में एक तंतु तथा एक परागकोश होता है। परागकोश में अर्धसूत्रण के बाद परागकण बनते हैं अर्थात मेयोसिस, अंग्रेजी में हम इसको मेयोसिस कहेंगे। मेयोसिस के बाद जिसको हम नर युग्मोक भी कहते हैं बनते हैं। स्त्रीकेसर में एक अंडाशय होता है जिसमें बहुत से बीजांड होते हैं। अंडाशय हम अंग्रेजी में ओवरी कहते हैं और बीजांड इसमें ओव्यूल कहलाते हैं अंग्रेजी में। बीजांड में मादा युग्मक अथवा भ्रूण कोश होता है। मादा युग्मक अर्थात एग कोशिका, अंड कोशिका और भ्रूण कोश जिसको हम एम्ब्रियोसेक कहते हैं। इसमें अंड कोशिका होती है, एग सेल अंग्रेजी में। एंजियोस्पर्म द्विबीजपत्री तथा
एक बीजपत्री में विभक्त होता है। अंग्रेजी में इसको डाइकोटिलिडनस और मोनोकोटिलिडनस कहते हैं। लैंगिक जनन करने वाले पौधों जिसमें अगुणित युग्मकों अर्थात हैप्लॉइड गैमेट, ये अंग्रेजी का शब्द है, तथा द्विगुणित बीजाणु अर्थात डिप्लॉइड स्पोर, ये अंग्रेजी में बोला जाता है। द्विगुणित बीजाणु उद्भिद उत्पन्न करने वाले बीजाणुओं के जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण अर्थात अंग्रेजी में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, ये होता है। पादप के जीवन चक्र में दो सुस्पष्ट अवस्थाएं होती हैं, द्विगुणित बीजाणु उद्भिद तथा अगुणित युग्मकोद्भिद होती हैं। इन दोनों में पीढ़ी एकांतरण होता है। विभिन्न प्रकार के पादप वर्गों में अगुणित तथा द्विगुणित प्रवस्थाओं की लंबाई और ये प्रवस्थाएं मुक्तजीवी हैं अथवा दूसरों पर निर्भर करती हैं के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं। युग्मनज में मियोसिस विभाजन के द्वारा अगुणित 4 बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणु अंकुरित होकर युग्मोकभिद बनाते हैं। युग्मक नर तथा मादा दोनों ही युग्मकोद्भिद पर बनते हैं। ये संलयन होकर के पुनः द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज से बीजाणु उद्भिद विकसित होते हैं। इस प्रक्रम को संतति एकांतरण कहते हैं अर्थात ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्यारे बच्चों, इस पादप जगत की ये जो प्लांटी किंगडम है, इसका विस्तार से वर्णन हम अगले अध्याय में करेंगे, इसलिए इसको हम संक्षेप में बता रहे हैं। इसी प्रकार से हम आपको संक्षेप में प्राणी जगत के बारे में भी बताएंगे। प्राणी जगत के जीव विषमपोषी यूकैरियोटिक हैं जो बहुकोशिक हैं और उनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये भोजन के लिए परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं। ये अपने भोजन को एक आंतरिक गुहा में पचाते हैं और भोजन को ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में संग्रहण करते हैं। इनमें प्राणी संपोषण अर्थात भोजन का अंतर्ग्रहण करना होता है। इनमें वृद्धि का एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है और वे एक पूर्ण वयस्क जीव बन जाते हैं जिसकी सुस्पष्ट आकृति तथा माप होती है। उच्च कोटि के जीवों में विस्तृत संवेदी तथा तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि विकसित होती है। इनमें से अधिकांश चलन करने में सक्षम होते हैं। जंतुओं में लैंगिक जनन नर तथा मादा के संगम से होता है और बाद में उसमें भ्रूण का विकास होता है। प्यारे बच्चों, जंतु जगत के विभिन्न मुख्य अभिलक्षणों का विस्तृत अध्ययन हम अध्याय 4 में करेंगे। विटेकर द्वारा सुझाए 5 जगत वर्गीकरण में लाइकिन व अकोशिक जीवों जैसे वायरस, वायराइट्स तथा प्रोसंग, जिसको हम प्रियॉन भी कहते हैं, का उल्लेख नहीं किया गया है। आइए इनका संक्षिप्त अध्ययन कर लेते हैं। बच्चों, आपके अब तक के जीवन में कभी न कभी हमने देखा होगा, आप सभी ने महसूस किया होगा, कभी न कभी जुकाम अथवा फ्लू हो ही जाता है। क्या आप जानते हैं कि इसका वायरस कैसे प्रभावित करता है? जुकाम और फ्लू जो है वायरस से होते हैं। वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है क्योंकि ये वास्तविक जीवन नहीं है, वास्तविक जीव नहीं है। यदि हम ये जानते हैं और ये मानते हैं कि सजीवों की एक कोशिकीय संरचना होती है, तो वायरस में तो कोई कोशिका नहीं होती है। वायरस अकोशिक जीव है जिनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार कण जैसी होती है, जिसको अंग्रेजी में हम पार्टिकल कह सकते हैं, होती है। एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देते हैं, अंग्रेजी में हम कहेंगे इन्फेक्ट कर देते हैं, तब ये मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग अपनी प्रतिकृति अर्थात अपने जैसे वायरस बनाने में करते रहते हैं और इस दौरान जिस मेजबान को ये संक्रमित करते हैं उसी को मार देते हैं। क्या आप वायरस को सजीव कहेंगे अथवा निर्जीव? इस पर चिंतन कीजिए। बच्चों,
वायरस का अर्थ है विष अथवा विषैला तरल। डिमित्री इवानोवस्की ने सन 1892 में तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था, जिन्हें वायरस नाम दिया गया है। इनका माप बैक्टीरिया से भी छोटा था, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए थे। M.W. बेजरेनिक ने 1898 में पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधे को भी संक्रमित करने में सक्षम है। उन्होंने इस रस को अर्थात इस तरल को कंटेजियम वैनम फ्लूइडम का नाम दिया, अर्थात संक्रामक जीवित तरल कहा। बच्चों, W.M. स्टैनले ने 1935 में बताया कि वायरस को रवेदार अर्थात कण जैसा बनाया जा सकता है और इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। वे अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। वायरस अविकल्पी परजीवी है। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ भी होता है, जो RNA अथवा DNA हो सकता है। किसी भी वायरस में RNA तथा DNA दोनों नहीं होते। वायरस केंद्रक प्रोटीन अर्थात न्यूक्लियोप्रोटीन और इसका आनुवंशिक पदार्थ संक्रामक होता है। प्रायः सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला RNA होता है और सभी जंतु वायरस में एक लड़ी वाला अथवा दोहरी लड़ी वाला RNA अथवा DNA होता है। बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणु भोजी वायरस, जिसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, इसका आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है, प्रायः दोहरी लड़ी वाले DNA वायरस होते हैं। प्रोटीन के आवरण को या अस्तर को हम कैप्सिड कहते हैं और ये छोटी छोटी उप इकाइयों, जिन्हें पेटी कोशक या कैप्सोमियर कहते हैं, से मिलकर बना होता है। आप अपनी NCERT की किताब में देखिए, चित्र है, चित्र के माध्यम से आपको इसको बड़ी अच्छी प्रकार से स्पष्ट हो जाएगा। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है। ये पेटिकांशक कुंडलिनी अथवा बहुफलक ज्यामिति रूप में लगे रहते हैं। वायरस से मम्प्स, चेचक, हर्पीज तथा इन्फ्लूएंजा नामक रोग होता है। मनुष्यों में एड्स भी वायरस के कारण ही होता है। और प्यारे बच्चों, ये जो इस समय एक विशेष बीमारी फैली हुई है, जिसको कोविड-19 कह रहे हैं या कोविड-19 कह रहे हैं, ये भी एक वायरस के द्वारा फैलाया गया रोग है और इस वायरस का नाम है कोरोना वायरस। तो ये वायरस कितना खतरनाक हो सकता है, हमारे जीवन को किस प्रकार से स्थिर कर सकता है, पूरे के पूरे जीवन चक्र को मोड़ सकता है, आप देख सकते हैं इस वायरस की असीम हानिकारक शक्ति को। पौधों में मोज़ेक बनना, पत्तियों का मुड़ना तथा कुंचन होना, पीला पड़ना तथा शिरास्पष्टता, बौना तथा अवरुद्ध वृद्धि होना इसके लक्षण हैं। तो ये वायरस कितना महत्वपूर्ण है, इस कोविड-19 ने एक एक प्राणी को बता दिया कि वायरस कितना खतरनाक हो सकता है। सन 1971 में T.O. डायनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा था, जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता था। वायराइडों में RNA तथा प्रोटीन आवरण जो वायरस में पाए जाते हैं, उनका अभाव होता है, इसलिए ये वायराइड के नाम से जाने जाते हैं। वायराइड के RNA का आणविक भार बहुत ही कम था। अब एक नए संकल्पना की बात करते हैं, प्रसंग की बात करते हैं। आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा प्रेषित पाई गई। इन कारकों का आकार वायरस के आकार के समान था। इन कारकों को प्रोसंग कहा गया है। प्रोसंग द्वारा प्राणियों में होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारियां बोबाइन स्पंजीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी है
जिन्हें आम तौर पर मवेशियों में मैड काउ रोग कहा जाता है और मनुष्यों में इसका समान प्रकार CR जैकब रोग होता है। अब हम चर्चा करेंगे लाइकेन की। लाइकेन दरअसल में दो जीवों के संगम से बनता है, जिसमें शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास अर्थात पारस्परिक उपयोगी सहवास है। शैवाल घटक को शैवालांश तथा कवक के घटक को कवकांश या माइकोबायंट कहते हैं। ये क्रमशः स्वपोषी तथा परपोषित होते हैं, अर्थात शैवालांश स्वपोषी है और कवकांश परपोषी है। शैवाल कवक के लिए भोजन संश्लेषित करता है और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है तथा खनिज एवं जल का अवशोषण करता है। यदि प्रकृति में लाइकेन को देख लें तो ये अनुमान लगाना बिल्कुल असंभव है कि इसमें दो विभिन्न जीव हैं। एक बात और बताएं बच्चों, लाइकेन कभी भी प्रदूषण वाले स्थान पर नहीं होता है, इसलिए लाइकेन को हम प्रदूषण का एक बहुत अच्छा संकेतक मानते हैं। ये कभी भी जिस स्थान में प्रदूषण होता है वहाँ पर उगते नहीं हैं। लाइकेन हमेशा उच्च हिमालय क्षेत्रों में चट्टानों पर या वृक्षों के तनों पर देखे जाते हैं। प्यारे बच्चों, हमने जीवों के वर्गीकरण को भली भांति पढ़ लिया है, समझ लिया है और इस अध्याय में हमने आज जो कुछ भी सीखा है उसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं। हमने आज किंगडम प्लांटी, जिसको पादप जगत कहते हैं, किंगडम एनिमेलिया जंतु जगत, वायरस, वायरॉइड्स, प्रायन तथा लाइकेन के विषय में अध्ययन किया है और किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया अर्थात पादप जगत तथा जंतु जगत का विस्तृत अध्ययन आप अगले अध्यायों में करेंगे। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको जो कुछ भी इस अध्याय में बताया गया है आप इसका स्वाध्याय करेंगे, बड़े मनयोग से पढ़ेंगे और आपको जितनी भी इसमें शंकाएं हैं सबका समाधान आपके स्वाध्याय से दूर होगा तथा इस कक्षा में बताए गए जो भी बिंदु हैं उनसे आपको कुछ ना कुछ सहायता अवश्य मिलेगी। अब आपने जो कुछ भी इस अध्याय के माध्यम से आज की इस कक्षा से और पिछली दो कक्षाओं से जो कुछ भी सीखा है उसका आप अभ्यास करते रहें। आज की कक्षा के लिए अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, आप इन्हें अपनी पुस्तक की सहायता से, अपने अध्यापकों की सहायता से अवश्य करेंगे। पहला प्रश्न है, वायरस से वायरॉइड्स कैसे भिन्न होते हैं? दूसरा प्रश्न, पादप स्वपोषी हैं, क्या आप ऐसे कुछ पादपों को बता सकते हैं जो आंशिक रूप से परपोषित हैं? शैवालांश तथा कवकांश शब्दों से क्या पता लगता है? चौथा प्रश्न है, संरचना तथा आनुवंशिक पदार्थ की प्रकृति के संदर्भ में वायरस का संक्षिप्त विवरण दें। पांचवा प्रश्न, वायरस से होने वाले 4 रोगों के नाम लिखें। छठा प्रश्न, क्या वायरस सजीव है अथवा निर्जीव? तर्क सहित अपनी राय दें। तो प्यारे बच्चों, फिर से हम आपसे आशा करते हैं कि आप अपने अध्ययन में मन लगाएंगे, स्वाध्याय करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, जिससे आपकी शंकाओं का समाधान होगा और आपकी शंकाएं हम इन कक्षाओं के द्वारा बार बार दूर करते रहेंगे। इसी आशा के साथ अगली कक्षा में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।